नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा साइंस के लिए रुकमनी विज्ञान में भौतिक विज्ञान 4 चैप्टर हमने करा दिया था। ये 5वां है जिसमें हम न्यूटन्स के गति विषयक जो नियम है उस चैप्टर को करेंगे। 50 से ज़्यादा प्रश्न है इस चैप्टर में। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। यूपीडब्ल्यूएससी पैट के लिए मैंने क्लास शुरू कर दिया था, इस चक्कर में नहीं हो पा रही थी। अब वो भी ये अब कंटिन्यू होगा, ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक। चलो, शाम को ये वीडियो मिलती है आपको 7-8 बजे के समथिंग। और 5वां चैप्टर है न्यूटन के गति विषयक नियम। इसी प्रकार से हमने बायोलॉजी खत्म किया, इस प्रकार से हम ये भी खत्म करेंगे। और इसके बाद आपका यूथ पब्लिकेशन का एक बुक का बहुत डिमांड आ रही थी आपकी, सर उसे कराइए उसे कराइए, तो बुक मेरे पास आ गई है। तो प्लान कर रहे हैं, देखते हैं उसको किस प्रकार से करा सकते हैं। वन लाइनर कराना है या फिर एमसीक्यू कराना, वो हम देखेंगे, ठीक। अभी आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीडीएफ जो हमारे हैं इनको आपने बाई नहीं किया तो जल्दी से ले लो, रिवीजन करते रहो पीडीएफ से भी। साइंस के लिए बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ है, यहाँ पे लिंक सारे पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर की पीडीएफ है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक ग्रह एक्स पर, एक ग्रह कोई है एक्स है, उस पर एक आदमी का 500 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को, यानी कि जो द्रव्यमान है पिंड का वो कितना है, यम बराबर मान सकते हैं हम 500 ग्राम है, ठीक। उसके बाद बोला है 20 मीटर की चाल से फेंकता है, ठीक। 20 मीटर की चाल से फेंकता है तथा वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद पिंड को लपक लेता है। पिंड का भार आपको बताना है, पिंड का भार आपको बताना है। तो अगर जो हम बात करें पिंड के वापस आने और जाने में समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड, और बात करें पिंड का एक तरफ आने या जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि ये हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। ये 10 सेकंड निकल के आ जाएगा। आपको होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि यम गुणे आपका ए होता है। लेकिन आपको पता है आपका एफ बराबर एम ए और वेग एफ बराबर एम ए होता है, ठीक। या फिर यहाँ पे हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर ए यानी कि त्वरण होता है, बराबर एम में होता है, ए यानी कि त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि आपका v बटे टी लिख सकते हैं यहाँ पे, v बटे टी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यम की बात करें, यम कितना है 500। 500 ये आपका किस में दिया है, 500 आपका ये ग्राम में दिया है, ठीक। 500 आपका ग्राम में दिया, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बटे आपका 1000 हो जाएगा। या फिर हम 500 गुणे 10 पे घात पावर 3 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, गुणे आपका नेक्स्ट क्या वी कितना है आपका, वेग 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकता है, यहाँ 20 हो गया। टी कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आप इससे काट दोगे, 2 जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर जो निकल के आ जाएगा 1 न्यूटन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 न्यूटन, ठीक। चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल, मतलब हम बात करें जल से भरे गिलास के नीचे, यानी कि अगर जो ये जल से भरा एक गिलास है, ठीक, और ये नीचे हमने कागज रखा है और कागज को हम शीघ्रता से गिलास से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जाए तो क्या घटेगा, क्या परिघटना होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो परिघटना होगी ना, ये किसके गुण को दर्शाएगी ये बताना आपको, ठीक। तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से छिड़काए बिना खींचा जा सकता है। यह परिघटना जो होगी ना, ये जड़त्व के गुण को दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जड़त्व के गुण को दर्शाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा की बात करें, यह हवा में केवल तब तक ही ऊपर उड़ता है जब तक उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल क्या होते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करें तो कार्य बल जो होता है, प्रतिकारी बल होता है, एक ही पिंड पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सदैव एक ही पिंड पर कार्य करते हैं। 5 की बात करें, किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किस नियम, तो इसकी बात करें, यह न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। तो कोई भी वस्तु स्थिर है या गतिशील है, उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम का पालन करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता? तो रेखीय संवेग संरक्षण की बात करें, ये न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रेखीय संवेग संरक्षण की बात करें, न्यूटन के तृतीय नियम से ये हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप लोग बोलते हो ना सर, न्यूमेरिकल क्या होगा, तो यही प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, क्वेश्चन है, एक स्थित अवस्था में 3 × 10⁻7 किलोग्राम द्रव्यमान का एक जहाज, यानी कि यम दिया है 3 × 10⁻7, जहाज 5 × 10⁻40 40 पे घाते, ये 10 है या 40 है, ये 10 है, 10⁻40 है। ठीक, न्यूटन के बल से, यानी कि यहाँ पे आपका एफ बराबर हो जाएगा, ये बल से 3 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। पानी के कारण प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए जहाज की चाल का हो। ठीक, जहाज की चाल F बराबर m में होता है, ये आप देखो F बराबर ma होता है, m × a होता है। यहाँ से आप त्वरण निकाल सकते हो, a बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण निकाल सकते हो ना, त्वरण निकाल सकते हो ना। ठीक, त्वरण निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो F क्या है, 5 × 10⁻4 बटे यम कितना है, 3 × 10⁻7, इसको आप निकालोगे, ये तो 7 है, ये आपका 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 5/3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 4 है तो 4 कट जाएगा, यानी कि 10 पे पावर नीचे आपका 10 पे पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा, और ऊपर जाएगा तो गुणे 10 पे पावर -3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 × 10⁻³ आपका त्वरण हुआ। ठीक, अब बात करें पिंड स्थिर अवस्था में है, तो ये आपका u = यानी कि प्रारंभिक वेग 0 होगा, और गति का तृतीय समीकरण की बात करें, v² = होता है u² + 2as। अब u 0 होगा तो कोई मतलब नहीं है, v = हो जाएगा √2as। ठीक, या √2 × a कितना है, 5/3 × 10⁻³ गुणे s कितना है, यस यहाँ पे देखो s दिया है, हाँ 3 दिया, 3 मीटर दूरी, तो आप 3 लिख दो भाई, 3 से ये 3 कटा। ठीक, और देख लो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये निकल के आएगा समथिंग 10 पे पावर -2 आएगा। ठीक, 10 पे क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये -3 है ही। ठीक, 10⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 10⁻−1 हो जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर/सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, न्यूमेरिकल इसी प्रकार से लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करते, उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम जड़त्व, इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, समरूप कब कहा जाएगा, जब क्या होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन नंबर सी। 10 की बात करें, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो ध्यान रखिएगा, जब गतिशील बस है, यानी कि बस गतिशील है, आपका पैर बस से टच है, और आपका पैर गतिशील अवस्था में अचानक से बस रुकती है, और आपका पैर जो होता है वो विरामावस्था में आने की कोशिश करता है, और आपका शरीर आगे की तरफ, आपका शरीर गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करता है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। ठीक, तो यह कि इसकी बात करें, ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, और इसकी बात करें, ये विराम जड़त्व पर आधारित है, विराम जड़त्व पर आधारित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल के मात्रक की बात करें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन की बात करें, ये रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। किसकी? बल की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो ये है प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्षता किस पर निर्भर करती है? एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्षता किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कोई वस्तु अधिकतम कितनी भारहील हो सकती है? अधिकतम भारशील हो सकती है, क्या आंसर होगा?
कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो सकती है निर्वात में, वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका रहती है। अब देखो अश्व पे आदमी बैठा है तो उसका जो पैर है, अश्व पे बैठा है, ठीक है, उसका शरीर है, पैर है, वो विरामावस्था में है। अचानक से अश्व जब चलने की कोशिश करेगा तो उसका पैर अचानक से गतिशील अवस्था में आएगा और उसका जो शरीर है वो विरामावस्था में रहेगा और वो पीछे की ओर झुकेगा और उसकी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति के क्या होगा? विपरीत होगा। भाई गेंद गुरुत्वाकर्षण कर्षण हमेशा नीचे की ओर लगेगा और गेंद ऊपर फेंक रहा हो तो अगर जो गेंद ऊपर जाएगी तो जी जो होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 19 की बात करें, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ठीक, मोमेंटम को कम करने के लिए भी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जड़त्व अगुण का मात्रक क्या है? जड़त्व अगुण के मात्रक की बात करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 21 की बात करें, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर, यानी कि अगर जो ये लकड़ी का ब्लॉक है इसको आप ऊपर उठाओगे ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन इस प्रकार से कोई तल है और यहाँ से आप ढकेल के भी ले जा सकते हो ना, तो क्या आंसर हो? किस कारण से? भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है, इस कारण से हमें यहाँ पे आनत समतल के सारे लकड़ी के ब्लॉक को ले जाने में आसानी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श में विरामावस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से चिड़िया उड़ना शुरू कर दे तो उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या लगेगा? पहले से भारी, पहले से हल्का, पहले के समान, पहले से हल्का लगेगा फिर भारी लगेगा। इसका आंसर क्या हुआ? पहले से समान भार वाला ही लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि के वजन की बात करें 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, एक रॉकेट और जेट इंजन क्यों भिन्न है? इसका आंसर क्या होगा? रॉकेट और जेट इंजन क्यों भिन्न है? ध्यान रखिएगा, रॉकेट और जेट इंजन भिन्न इसलिए है, क्या आंसर होगा इसका भाई? क्योंकि अगर जो हम रॉकेट और जेट इंजन की बात करें उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन का प्रयोग, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा के, हाँ सही बात है, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति, जेट देखो जेट की बात करें वायुमंडल में उड़ता है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वायुमंडल से ले लेता है, लेकिन रॉकेट की बात करें वो वायुमंडल के बाहर भी चला जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है। ऑप्शन नंबर 3 ये तो सही है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता जबकि जेट नहीं, ये भी सही है। ठीक, ये दोनों गलत है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 और 4 रॉकेट और जेट इंजन की भिन्नता को बताते हैं। 25 की बात करें, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? पिंड का भार शून्य नहीं होगा। आंतरिक ग्रहों पे जाओगे तो शून्य हो सकता है, स्वतंत्र रूप से गिरने पर हो सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर हो सकता है, यहाँ पे घर्षण सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या होगा? लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो वास्तविक भार से कम हुआ प्रतीत होगा। यानी कि जब यहाँ पे क्या आंसर होगा? जब त्वरण के साथ, समान त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो व्यक्ति का भार घटा हुआ या कम प्रतीत होगा। 27 की बात करें, पर एक पटाखेदार रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गैस निकल रहा है। रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होने वाला बल क्या होगा? त्वरण से उत्पन्न होने वाला बल बराबर क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सीधी सी बात है, बल बराबर रॉकेट से निकलने वाले गैस की दर बटे रॉकेट का वेग। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल के आएगा 0.05 गुणे 400, तो लगभग 20 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपसे ये पूछे तो रॉकेट की बात करें तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 की बात करें, भौतिक तुला कार्य करता है किस पर? भौतिक तुला की बात करें समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों की बात करें, इसका प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता हो? क्या आंसर होगा? किसने कहा भाई? न्यूटन ने कहा ना, न्यूटन साहब ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, और यही न्यूटन का प्रथम नियम है। और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें भाई, बंदूक का प्रतिरेक्षेप धक्का इनमें से किसका उदाहरण? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। ठीक, बंदूक चलाने पे बंदूक भी हमारी तरफ धक्का लगाती है, जिस प्रकार से बंदूक गोली निकलती है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर भी आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, बल को मापा जा सकता है। बल को मापा जा सकता है किससे? थर्मामीटर से नहीं, कैलोमीटर से नहीं, स्प्रिंग तुला से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 34, इसका आंसर बताइए। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? न्यूटन के पहले नियम की बात करें, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं न्यूटन के पहले नियम को, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ये तीनों चारों पॉइंट साथ याद रखोगे ना। चलो 35 की बात करें, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो वह गोली को अग्र यानी कि गोली की ओर आगे की तरफ बल लगाती है, और बंदूक भी जो गोली चलाता है उसको विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस घटना से किस नियम की व्याख्या मिलती है? न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि यह गति पालक चक्र की बात करें, इंजन की गति जो होती है उसको तेज करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी कण को अगर जो हम बात करें साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या की बात करें, भाई ये कण है, ठीक, आप इस पर एक तरफ से एक बल लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या ये साम्यावस्था में रहेगी? इसको खींचोगे तो खींचा जाएगा। लेकिन अगर जो आप इधर से भी एक बल लगा देते हो तो ये जितना बल इधर से लगाओ इतना बल इधर से, तो वो साम्यावस्था में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 बल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ठीक है, न्यूनतम पूछा है ना, तो 2 होगा। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा, जड़त्व इनर्शिया के नियम की बात करें, ये प्रतिपादित किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक, आइजैक न्यूटन के द्वारा। चलिए, न्यूटन के गति विषयक कितने नियम है? 3। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूटन के गति विषयक जो नियम है वो किस में देखने को मिलता है? न्यूटन की एक बुक थी, क्या नाम था? प्रिंसिपिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 39 की बात करें, चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा? व्यक्ति चलती लिफ्ट में, यानी कि लिफ्ट चल रही है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो भार नहीं बदलेगा। यानी कि लिफ्ट अगर जो एक समान त्वरण से, एक समान गति से चल रही है तो उसमें भार नहीं बदलेगा। ठीक, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, सिर्फ ऊपर ही जा रही है, तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, 40 की बात करें, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद को टकराकर वापस लौटने के संबंध में वेग, भाई क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा नियम, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 42 की बात करें, किस सिद्धांत या नियम के अनुसार आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो ये याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के नियम, प्लवन का सिद्धांत, उसी के आधार पर वस्तुएं तैरती हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ये है आपका वे मेटल डिटेक्टर। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, यह किस सिद्धांत पर, किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर लोग गुजरते हैं, ये फैराडे के नियम पर संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को आपका द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, संवेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? बल, संवेग, आवेग, ये सारे आंतरिक नहीं होते, लेकिन जड़त्व जो है वस्तु का आंतरिक गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करें, बल का समीकरण F बराबर किसके बराबर होता है? तो F बराबर ma के बराबर होता है, ma के बराबर होता है। गति का दूसरा नियम इसी का पालन करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई की बात करें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 48 की बात करें, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जड़त्व। जड़त्व यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 49,
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। एक समान देखो, ये प्रयास करती है, जैसे कोई भी वस्तु गतिशील है या फिर कोई भी वस्तु स्थिर है, उसको बदलने का प्रयास करेगी जब वस्तु पे आप बल लगाओगे, तो आपका बल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, निम्नलिखित में से यह किस नियम की व्याख्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन के पहले नियम की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। 52 की बात करें, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो न्यूटन के तृतीय नियम, यानी कि अगर जो आप किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो वह भी आपके ऊपर बल लगाएगी, वही बराबर और विपरीत बल लगाएगी आपकी तरफ। 53 की बात करें, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या प्राप्त कर सके? गति प्राप्त कर सके, ठीक। और गति का जो जड़त्व होता है वो उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 54 की बात करें, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूटन के तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दर्शाता है। 55 की बात करें, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें परिवर्तन होता था? इसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है निरंतर। 56 की बात करें, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है? क्या आंसर होगा? एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है? इस स्थिति में बात करें, हमारी संवेग जो होती है ये संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है? आवेग बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, जो वस्तु स्थिर है तो भी। नेक्स्ट बात करें, 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुछ बल, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर F1 प्लस F2, ठीक। तो बराबर 10 प्लस 15 यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 59, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड हो, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? P बराबर क्या होता है? mv, संवेग बराबर mv होता है। m कितना दिया है? 400, वेग कितना दिया? ये दिया है, ठीक है। या निकाल लोगे ना तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है बस, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती इनर्शिया या जड़त्व, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? जब संवेग नियत है तो कौन सी राशि नियत होगी? वेग नियत होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 63 की बात करें, ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, ठीक। ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, संवेग क्या होगा? संवेग बराबर mv यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। 80 गुणे 60 का मल्टीप्लाई करोगे 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 4800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक आप यूनिट नहीं ध्यान रखोगे आपका गलत हो जाएगा। देखो सारे आंसर 4800 आए, यूनिट नहीं पता रहेगा तो आंसर आप गलत करके चले आओगे, ठीक। ये वाला भी न्यूमेरिकल है। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल F बराबर ma, आपका द्रव्यमान कितना दिया है? 2 किलोग्राम, ठीक। और क्या दिया है? आपका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पे क्या पूछा आपसे क्या पूछा? बल, यह आपका 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। न्यूटन बल का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, 65 क्या है? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल लागू बल के समानुपाती होती है, ठीक। चले, ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के
बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला। ठीक, अब 50 किलो न्यूटन के बल से धक्का देता है, ठीक है, 50 न्यूटन बल से धक्का देता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम आप पढ़ोगे कि क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ये क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ गलत क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा था। मैं ये वाला क्वेश्चन है, चलो ठीक है। 30 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाओ, मंदक बल मतलब विपरीत दिशा में बल लगाओ, यानी कि आप अगर जो इधर जा रहे हो तो अगर जो आपके इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, तो ये मंदक बल हो गया। ठीक, मंदक बल लगा है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। यम बराबर कितना दिया है, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। ठीक, v बराबर कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो f बराबर हमने बताया क्या होता है, m dv बाई dt, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी बटे समय। ठीक है, v बटे समय या dv बाई dt कह सकते हो। ठीक है, dt। अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, या हम यहाँ पे समय निकालना है ना, क्या निकालना है, समय निकालेगा, हमें dt निकालना है। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा आपका यम dv बटे f। ठीक, द्रव्यमान गुणे वेग बटे बल। तो क्या करोगे, 30 गुणे 20 बटे 60, ये कटोगे 0 से 0, 3 दूनी 6, ये कटेगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 से 30 कटेगा 15 आएगा ना, 15 आएगा ना। 30 गुणे 20 बटे 60, 30 से 60 काटा 2 बार में, 2 से 20 काटा 10 बार में, 10 आया, 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 67 की बात करें, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। गति का द्वितीय समीकरण F बराबर m में द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके किसके बीच, द्रव्यमान गुणे त्वरण। गति के द्वितीय समीकरण की बात हुई है, सॉरी, मैं नियम की बात कर रहा था। ये नियम है F बराबर m में। गति का द्वितीय समीकरण की वजह बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ठीक, तो ये स्थिति और समय, स्थिति और समय यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन है। 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता। भाई न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, जो आप किसी को धक्का देते हो तो वो भी आपकी तरफ धक्का देता है। ठीक, तो कितने बल से, उतने ही बल से, 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली के बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकंड है। तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आरोपित बल F बराबर हो जाएगा P बाई टी। ठीक, या यहाँ पे P बराबर mv होता है, आपको भी पता है। ठीक, mv बाई टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये 12 जो दिया ना, इसको किलोग्राम में कर देना, किलोग्राम में, क्योंकि आंसर न्यूटन में दिया है। इस 12 को किलोग्राम में करोगे तो 12 बटे 1000 लिख सकते हो, या 12 गुणे 10 पे पावर -3 लिख सकते हो। इसमें गुणे आपका 600 हो जाएगा और बटे 0.006 करोगे। ठीक, इसको सॉल्व करना, आंसर निकल के आएगा 1200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी। 72 की बात करें, वायु से वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन सा होता है। तो ये जो होता है ना, एक बराबर बल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है, F बराबर m में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। और है नहीं, ये टोटल 73 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वृत्तीय एवं घूर्णन गति का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो हम कल करेंगे। अभी आज का ये न्यूटन के जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के सारे हमने कर लिए। तो आई होप आपको सारे पसंद आए होंगे, सारे समझ में आए होंगे। और कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आओ तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों।